जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका इस चैनल पर स्वागत है। कल्पना कीजिए कि झारखंड के किसी आदिवासी गांव की सुबह है। हल्की धूप निकली है। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ खेत की ओर जा रहा है। रास्ते में पिता उसे बताते हैं कि यह पेड़ महुआ है। इसके फूल सिर्फ खाने के काम नहीं आते, दवा भी बनती है। यह पगडंडी हाथियों के आने जाने का रास्ता है। बादलों की दिशा देखकर बारिश का अंदाज़ा लगाया जाता है। घर का आंगन साफ रखना सिर्फ सफाई नहीं, जीवन का अनुशासन है। बच्चा सुन रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है। लेकिन अब उसी बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। वह वहाँ क्या सीखता है? एक ऐसी भाषा जो उसकी माँ की भाषा नहीं है। ऐसे उदाहरण जो उसके जीवन से जुड़े नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ जिनमें उसका समाज नहीं है। ऐसी संस्कृति जो उसके घर की संस्कृति से अलग है। धीरे धीरे वह बच्चा दो दुनियाओं में बंटने लगता है, घर की दुनिया और स्कूल की दुनिया। और सबसे खतरनाक बात, एक समय आता है जब उसे लगने लगता है कि उसके घर की दुनिया पिछड़ी है और किताबों वाली दुनिया सभ्य। यहीं से सवाल शुरू होता है, क्या शिक्षा सच में विकास का माध्यम बन रही है या फिर आदिवासी बच्चों को उनकी जड़ों से काटने का औजार है? जब हम शिक्षा कहते हैं तो आज हमारे दिमाग में क्या आता है? स्कूल, किताब, क्लासरूम, होमवर्क, एग्ज़ाम और सर्टिफिकेट। लेकिन क्या शिक्षा सिर्फ यही है? झारखंड के आदिवासी समाज, चाहे मुंडा हो, संताल हो, उरांव, खड़िया और अन्य आदिवासी समुदायों में शिक्षा का अर्थ इससे कहीं व्यापक था। शिक्षा जीवन से जुड़ी थी। बच्चा घर में सीखता था कैसे बड़ों का सम्मान करना है, कैसे सामुदायिक जीवन जीना है, कैसे प्रकृति से लेना है लेकिन लूटना नहीं है। जंगल एक किताब था। पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं थे, हर पेड़ की पहचान थी। कौन औषधि है, कौन खाने योग्य है, कौन किस मौसम में उपयोगी है। नदी सिर्फ पानी नहीं थी, उसका व्यवहार समझना पड़ता था। कब पानी बढ़ेगा, कब मछली मिलेगी, कब खतरा है। खेती सिर्फ भोजन उत्पादन नहीं थी, यह मौसम विज्ञान था, मिट्टी विज्ञान था, बीज संरक्षण था। अखड़ा सिर्फ नाचने की जगह नहीं था, वह सामुदायिक विश्वविद्यालय था जहाँ बच्चे अनुशासन सीखते थे, गीतों में इतिहास सीखते थे, नृत्य में सामूहिकता सीखते थे, लोक कथाओं में नैतिकता सीखते थे। यानी शिक्षा किताबों में बंद नहीं थी, वह जीवन के भीतर थी। आज सोचिए, क्या हमारा आधुनिक स्कूल किसी बच्चे को यह सिखाता है? जंगल के पेड़ों की पहचान, पारंपरिक बीजों का महत्व, स्थानीय जल स्रोतों की समझ, समुदाय आधारित निर्णय प्रक्रिया? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने शिक्षा की परिभाषा बदल दी। अब यहाँ इतिहास को समझना जरूरी है। 1835 में ब्रिटिश प्रशासक थॉमस बी मैकॉले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में अपना प्रसिद्ध मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन लिखा। उनका उद्देश्य क्या था? एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो खून और रंग से भारतीय हो लेकिन सोच, भाषा और दृष्टिकोण से अंग्रेजों जैसा हो। यानी शिक्षा सिर्फ ज्ञान देने का माध्यम नहीं थी, यह सत्ता का औजार भी थी। ऐसी शिक्षा जो प्रशासन चलाने के लिए मध्य वर्ग तैयार करे। अब ध्यान दीजिए, मैकॉले मॉडल का मूल विचार था स्थानीय ज्ञान को कमतर दिखाना, औपनिवेशिक ज्ञान को श्रेष्ठ बनाना। क्या यह सिर्फ इतिहास है या आज भी इसके प्रभाव मौजूद हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। आज झारखंड के गांव में एक आदिवासी बच्चा स्कूल जाता है। उसकी मातृभाषा हो सकती है मुंडारी, हो, संताली, कुड़ुक, खड़िया, लेकिन पढ़ाई किस में? हिंदी, अंग्रेजी। उसकी पहली सीख क्या होती है? तुम्हारी भाषा उपयोगी नहीं है। भले या सीधे न कहा जाए, लेकिन व्यवस्था यही संदेश देती है। और जब बच्चे की भाषा को हाशिए पर डाल दिया जाता है तो उसकी पहचान भी कमज़ोर होती है। भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, भाषा पूरी दुनिया को देखने का तरीका है। अगर भाषा ख़त्म होती है तो सिर्फ शब्द नहीं मरते, सोचने का एक तरीका मरता है।
तो क्या आज की शिक्षा व्यवस्था नए नामों के साथ पुराने औपनिवेशिक ढांचे को ही दोहरा रही है, या सच में बदलाव आया है? अब एक दृश्य की कल्पना कीजिए कि झारखंड के किसी गांव का एक बच्चा, जिसकी दुनिया अब तक जंगल, खेत, अखड़ा, नदी, लोकगीत और अपनी मातृभाषा तक सीमित थी, वह पहली बार स्कूल जाता है। शुरू के ही दिनों में उसे एहसास होता है यह दुनिया उसकी नहीं है। शिक्षक उसकी भाषा नहीं समझते, किताबों में उसकी दुनिया नहीं है, उदाहरण उसके जीवन से नहीं आते। अगर बच्चा हो भाषा बोलता है तो उसे हिंदी में जवाब मांगा जाता है। अगर वह मुंडारी में सोचता है तो उस अंग्रेजी शब्द रटने पड़ते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा चुप होने लगता है। ये सब घटनाएं मेरे साथ भी हुई है, क्योंकि भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं है, भाषा आत्मविश्वास का माध्यम है। जब बच्चा अपनी भाषा में सोच सकता है लेकिन उसी भाषा में बोल नहीं सकता, तो उसकी बुद्धि नहीं रुकती, उसकी अभिव्यक्ति रुकती है। और कई बार इसे गलती से कमजोरी समझ लिया जाता है। सोचिए उस बच्चे पर क्या बीतती होगी। घर में वह सामान्य है, स्कूल में वह कमज़ोर कहलाता है। घर में वह जानकार है, उसे पेड़ पौधों की पहचान है, पशुओं का व्यवहार समझता है, मौसम का अंदाज़ा लगा सकता है, लेकिन स्कूल में उसे कहा जाता है तुम्हें कुछ नहीं आता। यहीं से पहचान का संकट शुरू होता है। सबसे खतरनाक शिक्षा वह नहीं जो कठिन हो, सबसे खतरनाक शिक्षा वह है जो बच्चे को उसकी अपनी दुनिया से शर्मिंदा कर दे। 2011 में जब सरना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे ले जाने का मौका मिला था, तो मैंने शिक्षा और साक्षरता की परिभाषा को समझाने के लिए जानबूझकर गाय चराने वाले लड़के का उदाहरण देकर बताया था, यह साबित करने के लिए कि आपका ज्ञान एक गाय चराने वाले लड़के से भी निम्नतर है। यूनेस्को और भाषा संरक्षण पर काम करने वाले कई शोध लगातार यह कहते रहे हैं कि मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा सीखने की क्षमता को मजबूत करती है। यह सिर्फ भावनात्मक नहीं है, यह संज्ञानात्मक विज्ञान है, कॉग्निटिव साइंस का विषय है। बच्चा सबसे पहले उसी भाषा में दुनिया समझता है जो उसने माँ से सीखी, घर में सीखी। लेकिन झारखंड में हो क्या रहा, झारखंड क्या पूरा देश में बहुत से आदिवासी बच्चे पहली पीढ़ी के स्कूली विद्यार्थी हैं। घर की भाषा अलग और स्कूल की भाषा अलग। परिणाम, सीखने में कठिनाई, ड्रॉप आउट, आत्मविश्वास में कमी, पहचान का संकट, और धीरे धीरे माता पिता भी सोचने लगते हैं बच्चे से अपनी भाषा में बात ना करें, नहीं तो वह आगे नहीं बढ़ेगा। यहीं सबसे गहरी चोट लगती है, क्योंकि अब भाषा पर हमला बाहर से नहीं, घर के भीतर से शुरू होता है। आज भी कितने आदिवासी परिवारों में यह सोच बढ़ रही है, बच्चा अंग्रेजी बोलेगा तो सम्मान मिलेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या अपनी भाषा छोड़ना ही विकास है? अगर एक बच्चा हो भाषा भूल जाए, मुंडारी भूल जाए, कुड़ख भूल जाए, तो क्या वह सिर्फ नई भाषा सीख रहा है या कुछ खो भी रहा है? जब कोई भाषा मरती है तो सिर्फ शब्द नहीं मरते, एक सभ्यता का ज्ञान भंडार खत्म होता है। अब आधुनिक नीति की बात करें तो भारत की जो नई शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो कहती है कि शुरुआती शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है और सिद्धांत रूप में यह सही भी है, लेकिन सवाल है ज़मीन पर क्या हो रहा है? झारखंड में क्या हर आदिवासी बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाई मिल रही है? क्या पर्याप्त शिक्षक हैं जो मुंडारी पढ़ा सकें? क्या हो भाषा के लिए पाठ्य सामग्री पर्याप्त है? क्या कुड़ुख में विज्ञान पढ़ाने की व्यवस्था है? यही वास्तविक सवाल है, क्योंकि नीति लिख देना और उसे लागू करना दो अलग चीज़ें हैं। अब तुलना कीजिए, मैकॉले मॉडल क्या करता था? स्थानीय ज्ञान को किनारे लगाता था और बाहरी ज्ञान को श्रेष्ठ बनाता था। और आज हम कहते हैं मातृभाषा महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यवहार में अंग्रेजी माध्यम को प्रतिष्ठा मिलती है, स्थानीय भाषा को कम अवसर से जोड़ा जाता है। क्या फ़र्क है? नाम बदल गया है, संरचना कितनी बदली है, यह बहस का विषय है। आज कई आदिवासी बच्चे अपने त्योहारों का अर्थ नहीं जानते, लेकिन वे दूसरे सांस्कृतिक प्रतीकों को पहचानते हैं। यहाँ सवाल किसी धर्म विरोध का नहीं है, सवाल प्रतिनिधित्व का है। अगर शिक्षा में आपके समाज की कहानियाँ नहीं हैं, आपके नायक नहीं हैं, आपका दर्शन नहीं है, तो बच्चा क्या सीखेगा? यही कि उसकी दुनिया महत्वपूर्ण नहीं है।
तो क्या आदिवासी ज्ञान सिर्फ अतीत की चीज़ है, या उसमें ऐसा विज्ञान है जिसे आधुनिक दुनिया भी समझ रही है? अब एक बुनियादी सवाल, क्या आदिवासी समाज का ज्ञान सिर्फ लोक कथा है या उसमें विज्ञान भी छिपा है? क्योंकि अक्सर आधुनिक शिक्षा यह धारणा बना देती है कि जो ज्ञान किताब में नहीं वह ज्ञान नहीं। लेकिन क्या यह सही है? झारखंड के आदिवासी समाज को देखिए, पीढ़ियों से लोग जानते रहे हैं कौन सा पौधा औषधीय है, कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए बेहतर है, किस मौसम में कौन बीज बोना है, कौन से जंगल क्षेत्र को छेड़ना नहीं है। यह सब क्या है? यह इकोलॉजिकल इंटेलिजेंस है, प्रकृति के साथ लंबे अनुभव से विकसित ज्ञान। आज दुनिया बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर रही है, क्लाइमेट रेजिलियंस की बात कर रही है, सस्टेनेबल लिविंग की बात कर रही है, लेकिन आदिवासी समाज तो सदियों से यही जीता आया है। उदाहरण के लिए जंगल को सिर्फ संसाधन नहीं, रिश्तेदारी की तरह देखते हैं। यह सिर्फ आध्यात्मिक विचार नहीं, यह संसाधन प्रबंधन का टिकाऊ मॉडल भी है। झारखंड के कई समुदायों में सेक्रेड ग्रोव्स जैसी परंपराएं हैं। कुछ जंगल क्षेत्रों को संरक्षित माना जाता है। आधुनिक पर्यावरण विज्ञान क्या कहता है कि कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी बचाने में प्रभावी हो सकता है। तो सवाल यह है कि जिस ज्ञान को हम पिछड़ा कह रहे हैं, क्या वह भविष्य का समाधान भी हो सकता है? कई बार जिसे आधुनिक शिक्षा अज्ञान कहती है, वही पृथ्वी को बचाने का ज्ञान होता है। स्पष्ट कर दें, समस्या शिक्षा से नहीं है, समस्या उस शिक्षा मॉडल से है जो विविधता को मिटाकर एक जैसा इंसान बनाना चाहता है। हर बच्चे को एक ही भाषा, एक ही इतिहास, एक ही सांस्कृतिक ढांचा, लेकिन भारत ऐसा देश नहीं है। झारखंड तो बिल्कुल भी नहीं। यह बहुभाषी बहुसांस्कृतिक समाज है। तो शिक्षा भी वैसी क्यों नहीं हो सकती? क्यों आदिवासी बच्चा अपने लोक नायकों के बारे में कम जानता है? क्यों वह अपने समुदाय के ज्ञान को फॉर्मल नॉलेज नहीं मानता? क्यों स्कूल की किताबों में जंगल सिर्फ ज्योग्राफी का एक चैप्टर रह जाता है, जीवित संबंध नहीं? जब शिक्षा आपकी पहचान को मान्यता नहीं देती तो दो चीज़ें होती है, या तो बच्चा व्यवस्था से बाहर हो जाता है या अपनी पहचान से दूर हो जाता है। दोनों नुकसान है, लेकिन फिर भी इसके समाधान क्या हो सकते हैं? मातृभाषा आधारित शुरुआती शिक्षा ये सही है। अगर बच्चा हो भाषा में सोचता है तो शुरुआती शिक्षा उसी भाषा में हो। इसका मतलब हिंदी या अंग्रेजी का विरोध नहीं, इसका मतलब सीखने की मजबूत नींव बनाना है। पहचान बचाते हुए बहुभाषी बनाना संभव है, लेकिन उसमें भी एक या दो भाषा ठीक है, तीन भाषा लेकिन थोड़ा कठिन है। तो दूसरा है कि स्थानीय ज्ञान को पाठ्यक्रम में जगह मिलनी चाहिए। क्यों ना बच्चे सीखें कि स्थानीय औषधीय पौधे, पारंपरिक खेती, जन संरक्षण, लोक इतिहास, स्थानीय लोक कथाएँ, यह कमतर शिक्षा नहीं, यह कॉन्टेक्चुअल एजुकेशन है। तीसरा है कि स्थानीय समुदाय को शिक्षा प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। क्या हर ज्ञान सिर्फ बीएड डिग्री वाले के पास है? नहीं, गांव के बुजुर्गों के पास जीवित ज्ञान है। उन्हें शिक्षा प्रक्रिया का हिस्सा क्यों ना बनाया जाए? चौथा है प्रतिनिधित्व मिले। आदिवासी बच्चे किताब में खुद को देखें, अपनी कहानियाँ, अपने नायक, अपनी भाषाएं, तभी शिक्षा जुड़ाव पैदा करेगी। और अंत में एक सवाल, अगर कोई बच्चा अंग्रेजी सीख जाए लेकिन अपनी दादी की भाषा भूल जाए, क्या वह सच में शिक्षित हुआ? अगर वह गणित जानता हो लेकिन अपने जंगल के पेड़ों की पहचान न करे, क्या वह सच में विकसित हुआ? अगर वह नौकरी पा जाए लेकिन अपनी सांस्कृतिक स्मृति खो दे, तो क्या यह प्रगति है? शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को सक्षम बनाना है, और सक्षम वही है जो दुनिया भी समझे और अपनी जड़ें भी। आदिवासी समाज को आधुनिक शिक्षा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन ऐसी शिक्षा नहीं जो बच्चे को यह सिखाए कि उसका घर पिछड़ा है। ऐसी शिक्षा चाहिए जो कहे तुम्हारी भाषा भी ज्ञान है, तुम्हारी संस्कृति भी ज्ञान है, तुम्हारा जंगल भी किताब है। किसी समाज को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका उसकी भाषा और स्मृति को कमज़ोर करना है, और किसी समाज को मजबूत करने का सबसे टिकाऊ तरीका उसकी शिक्षा को उसकी जड़ों से जोड़ना है। और मैं इस चैनल में आपके लिए वही संदेश लेकर आता हूँ। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ शिक्षा की बहस नहीं, यह पहचान की बहस है। तो इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।